हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? तो खाना ना खा लिया? सब बढ़िया। आज हम केमिस्ट्री का एक और टॉपिक देखते हैं, VSEPR, या उसको आप कहेंगे वेस्पर थ्योरी। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए। तो लिख लेते हैं। हम उसको कहते हैं VSEPR थ्योरी। आप कहते होंगे वेस्पर थ्योरी। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, हम अपने तरीके में लिख लेते हैं VSEPR थ्योरी। और इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे। तो हाँ जी भाई साहब, बताइए क्या होता है फुल फॉर्म इसका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हम कहेंगे VSEPR, आप कह लीजिए वेस्पर। जो मन में आए उस नाम से पुकारिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वैलेंस शेल क्या होता है। ये यही लिखा ना, वैलेंस शेल यही है। लिखा तो यही है हमारे हिसाब से। आप बताइए क्या होता है वैलेंस शेल। तो देखते हैं। वैलेंस शेल, ये कोई इलेक्ट्रॉन, ये उसका न्यूक्लियस, उसके बाहर ये शेल्स, इन सब में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब लास्ट शेल जो होता है उसको आप कहते हैं वैलेंस शेल। ये तो ये हो गया। अब उसके आगे का टर्म समझेंगे। इसमें वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब इसके आगे थोड़ा गौर फरमाइए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखते हैं VSEP, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये भी आपकी तरह दो प्रकार के होते हैं, एक पढ़ने वाले एक ना पढ़ने वाले। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये डीलोकलाइज्ड होता है और ये लोकलाइज्ड होता है। कुछ ऐसी आवारागर्दी मार रहा है और एक जगह कुछ लोकलाइज्ड बैठे हैं। ठीक है। तो अब हम इन दो टर्म को समझेंगे, डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पिज्जा आपने भी खाया है, हमने भी खाया है, तो उसी को ले लेते हैं। थोड़ा मुंह में पानी आएगा, ललचाइएगा मत। ये है मम्मी, ये है पापा, और बीच में बेचारे हम फंस गए। अभी तो हम खुश थे, हमें लग रही थी भूख, हमने पापा से कहा पापा पिज्जा ऑर्डर कर, तो पापा ने कहा, कर देते हैं। उधर किचन से मम्मी की आवाज आई, नहीं नहीं रुक जाओ, खाना रखा है, आराम का नहीं है, बर्बाद जाएगा। तो पिज्जा कैंसिल हो गया। अब ये खुशी वाली शक्ल बदल गई रोने में। एक ये केस हो गया। अब एक और देखेंगे। ये मम्मी थी, मम्मी को बगल वाली आंटी ने बुला लिया, शॉपिंग करने चलते हैं। तो मम्मी चली गई। उनने कहा तुम अपना और पापा अपना खाने का इंतजाम कर लेना। तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी, पिज्जा पहली ऑर्डर हो गया। तो इधर हमें पिज्जा भी खाने को मिल गया, हम बड़े प्रसन्न हो गए। तो इन दोनों केस से हम रिलेट कर सकेंगे। इसमें हम लोकलाइज थे, मम्मी का प्रेशर था ऊपर से, तो हम खाना खाया, हमने पिज्जा नहीं मंगाया बाहर से। वहां मम्मी गोल हो गई तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। अब इस केस में हम लोकलाइज थे, इस केस में हम डीलोकलाइज थे। लोकलाइज्ड वाले केस में मतलब बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, वो एक जगह लोकलाइज्ड हो गए। और लोन पेयर लोकलाइज नहीं हुए, उन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया, वो पूरे में घूमते हुए फिर रहे। तो अब हम VSEPR का पूरा मतलब समझेंगे। CH4 मॉलिक्यूल ले लेते, CH
एच एच एच, एक 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 इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। और कार्बन में कितने होते हैं वैलेंस में? 4, 2 3 4। तो हाइड्रोजन अपनी जरूरत पूरी कर लेगा, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, कार्बन को चाहिए 8, तो कार्बन अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, रिपल्शन, इसमें ये बताती है थ्योरी आपको कि ये दो जो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर हैं, ये आपस में इतना रिपेल करेंगे, इतना इनमें रिपेल्शन होगा आपस में, ये दोनों अपने आप को इतना दूर करेंगे कि इनमें रिपल्शन जो है वो कैसा हो जाए, मिनिमम, रिपल्शन इसमें सबसे कम हो जाए। तब तक ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को कि इनमें रिपल्शन कम हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। ये आपको ये थ्योरी बताती है। अब इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो ल्यूइस कॉन्सेप्ट था वो आपको 2-3 चीजों के बारे में नहीं बता पाया। जैसे वो आपको स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाया, मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, वो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या क्या? पहले नंबर तो शेप के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे CO2 का लीनियर शेप होता, ये आपको इससे पता चलेगा, ना कि वो उससे, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये आगे देखते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के फॉर्मेशन में। तो उसका ऑर्डर होता है लोन पेयर का सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, उसके बाद बॉन्ड पेयर का सबसे कम होता, ठीक। अब इसके आगे जैसे हमने ये CH4 का मॉलिक्यूल लिया था, इसमें C जो सेंट्रल एटम है उसको आप A मानेंगे, A से रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर हम सेंट्रल एटम को, और B से करते उसके सराउंडिंग एटम को। ठीक, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स के शेप का फॉर्मेशन होता, AB, AB2, AB3, AB4। अब जैसे आप एक इसमें एग्जांपल ले लेते CO2 का, यहाँ पर COO, तो या ABB, तो AB2 टाइप फॉर्मेशन हो रहा है इसका, लेकिन शेप होता है लीनियर, ठीक। अब जो हमने ऑर्डर देखा था अभी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता। तो H2O के स्ट्रक्चर में, वाटर के स्ट्रक्चर में, जो आप पानी पीते हैं उसका स्ट्रक्चर है ये, उसमें 2 लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर जैसे H2 का स्ट्रक्चर अगर आप वैसे सोचें तो लीनियर होना चाहिए था, ठीक है, पर उसमें रिपल्शन ज्यादा लगता लोन पेयर में, तो 104 डिग्री का एंगल बनाया था, और हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर आता बेंट स्ट्रक्चर। इसी हिसाब से आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर में देखेंगे तो ये Br F5 का एग्जाम्पल लिया है। Br पे एक लोन पेयर होता, F ने अपनी पूरी जरूरत पूरी कर ली, इस पे एक लोन पेयर बच जाता। इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, उसमें रिपल्शन थोड़ा कम लगता, तो ये 84 डिग्री का एंगल बनाता है स्क्वायर पिरामिडल। और बॉन्ड पेयर में बिल्कुल मिनिमम रिपल्शन लगता। तो BeCl2 का जैसे ये स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो अब अगला टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, उसको देखते हैं हम। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिससे आपको एक्सप्लेन किया गया है किसके बारे में,
ज्योमेट्री या शेप के बारे में कोवैलेंट कंपाउंड की। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं और अलग ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी शेप सब कुछ सेम है। जैसे आपकी एनर्जी कुछ और है, दूसरे एनर्जी की स्टूडेंट कुछ और एनर्जी, स्टूडेंट की एनर्जी कुछ और है। अब कोई मैच है, जैसे मान लो वॉलीबॉल का मैच है, उसमें आप लोग मिलके खेल रहे टीम वर्क में, तो पहले उसकी अलग एनर्जी थी, आपकी अलग थी, आप लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी से खेल रहे थे, पर एक टीम वर्क के हिसाब से आपको सेम एनर्जी सेम तकनीक अपनानी पड़ेगी। उसी टाइप से बाद में टीम इंटरमिक्स होके एक टीम वर्क के हिसाब से खेलती है। इसी ऐसी तरह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जिनकी एनर्जी पहले थोड़ा डिफरेंस था, बहुत माइनर, ज्यादा नहीं था, वो इंटरमिक्स होके एटॉमिक ऑर्बिटल बना लेते जिनकी एनर्जी शेप साइज सब कुछ सेम हो जाता। अब हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कार्बन का। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक, अब जब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे तो एनर्जी नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही। पहले देखेंगे ग्राउंड स्टेट का। ये 2s है, ये 2p है। ग्राउंड स्टेट में उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो ये कार्बन अभी सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, पर उसको जरूरत है 4 की, तो उसको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है एस में से ये उचक के पी के आखिरी वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो जो एक्साइटेड स्टेट आएगी इसकी, एक्साइटेड स्टेट में ये 2s में एक बचा और ये 2p में 3 हो गए। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन चारों की एनर्जी लेवल, शेप सब कुछ सेम हो जाएगा, तो ये आपके कहलाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो अब ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो गए, इनकी एनर्जी शेप सब कुछ सेम हो गया, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में सक्षम है। अब जैसे CH4 का एग्जांपल देखेंगे तो ये कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जितने भी होते हैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इन चारों ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है। इन दोनों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसके बीच का एंगल होगा 109 डिग्री का। ठीक, HCH के बीच का एंगल होगा 109 डिग्री का। अब हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जैसे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p2। तो जो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो रहे थे उन जो 4 ऑर्बिटल थे एक्साइटेड स्टेट में, उनमें से 3 हाइब्रिडाइज होंगे, एक प्योर पी ऑर्बिटल बचेगा। ये हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। ये एनर्जी नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही, ये 2s, ये 2s है, ये 2p है ग्राउंड स्टेट में, GS में। अब एक्साइटेड स्टेट में
जब जाएगा ये, जब 2s के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये उचक के 2p के आखिरी ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब जब इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें होगा क्या कि आपके जो 3 ऑर्बिटल हैं वो तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, इनकी एनर्जी शेप सब कुछ सेम हो जाएगा, पर एक जो ऑर्बिट बचा आखिरी p, ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, इनकी एनर्जी और शेप तीनों दोनों इक्वल होगा इन 3 ऑर्बिटल के, पर एक जो p ऑर्बिटल बचा वो हाइब्रिडाइज नहीं होगा, ये प्योर p ऑर्बिटल बचा। ये जो प्योर p ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के 90 डिग्री पे रहता है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और एक ये जो प्योर p ऑर्बिटल बचा ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा 90 डिग्री पर रहकर। और जनरली sp2 हाइब्रिडेशन का केस आप देखेंगे एल्कीन्स में, जैसे C2H4 का मॉलिक्यूल हम लेंगे एग्जांपल के लिए। अब हम एग्जांपल के लिए C2H4 का मॉलिक्यूल लेंगे। ये आपका प्योर p ऑर्बिटल बताता जो pz अनहाइब्रिडाइज्ड था। ये दोनों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये जो है H, और जो एंगल होता, ये जो मैंने शेडेड से दिखाया है ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करके इन्होंने H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, और जो डंबल शेप्ड ये अनशेडेड जो ऑर्बिटल दिखाया है ये प्योर pz ऑर्बिटल है जिसने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। इससे ये क्लियर होता है कि जो C और C के बीच में बॉन्ड बनता है वो एक तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और एक हाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल से बनता है जो कि आपका पाई बॉन्ड होगा, और बाकी ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, दो और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से एच ज्वाइन हो जाते, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते। इससे ये प्रूव होता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसमें एक सिग्मा होगा दो पाई होंगे, वो हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में एसिटिलीन का केस देखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, तो कार्बन का कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे तो एनर्जी नीचे से ऊपर को बढ़ती है, ये 2s, ये 2p। एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन चक के इसमें पहुंच जाएगा, तो ये थी ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब जब ये sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो इसमें जो दो ऑर्बिटल हैं वो तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, पर जो py और pz ऑर्बिटल बचे, दो प्योर p ऑर्बिटल निकलेंगे इसमें से अनहाइब्रिडाइज्ड, जो कि आगे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने C के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये एक p, ये एक प्योर p ऑर्बिटल है,
ये दूसरा प्योर पी, ठीक, इसने इसके साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, इसने इसके साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और जो एक आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचा है वो H के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें ये दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे जिसने एक में C के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और एक ने H के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और जो दो प्योर पी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचे थे उन्होंने दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड है जिसने सी के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और दो प्योर पी ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किया। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते, जो मैंने आपसे पहले कहा था। अब एक नोट डाल के देखते हैं। पहले नंबर कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स को पार्ट लेने के लिए उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते। तीसरे नंबर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते। और चौथा पॉइंट, जैसा हमने कार्बन के केस में देखा कि सेम एटम अलग अलग कंडीशन में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट्स में जा सकता है। जैसे अभी हमने sp sp2 sp3 तीनों में कार्बन के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के स्टेट्स देखे। तो सेम एटम कैन अंडरगो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। और जो फुली फिल्ड जो जिस केस है जो उसमें जब वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो वो लोन पेयर उसमें बच जाएंगे, तो उसमें लोन पेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि जब फुल फील्ड है तो सारे तो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट लेंगे नहीं, तो आखिरी में लोन पेयर बच जाएंगे उसमें। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है तो उसका एक हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं। अगर आपको पेपर में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना तो बिना स्ट्रक्चर बनाए उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर। अब अगर इसमें वैल्यू 2 आए तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 तो sp2, 4 तो sp3, 5 आएगी तो sp3d6 आएगी तो sp3d2, और अगर 7 आएगी तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे, तो पर ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है जिससे आपके सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम आगे चल के एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अब हम हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2O का निकालना। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकलता है, इसमें सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सराउंडिंग है कितने 2H, तो सराउंडिंग एटम होगा 2। अब निकालने हमें लोन पेयर, तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते
6, 2H के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर बचे उसके पास 2, तो उसके हिसाब से हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 4। अब 4 है तो 4 में क्या होता? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इससे हम इस फॉर्मुलेशन डायरेक्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन बिना स्ट्रक्चर बनाए निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही एक अगला एग्जांपल देखते हैं CO2 का। सेंट्रल एटम है कार्बन, ठीक, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर इसमें एक भी नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp। इसमें लोन पेयर 0 क्यों आए? क्योंकि कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 4 और ऑक्सीजन के साथ हमेशा वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता, तो उसने 4 के साथ 4 जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके वो उसके उसके ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, तो उस पर लोन पेयर एक भी नहीं बचा। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं SO3 2- का। इसमें सेंट्रल एटम है इसका सल्फर और उससे सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 ऑक्सीजन। अब इस पे लोन पेयर निकालना, इस पे चार्ज भी है 2- का, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 6, 2 उसने ले लिए, हो गए कितने? 8। 6 के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे, मतलब एक लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना है? 1, वैल्यू आई 4। इसका भी क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। आगे और एग्जांपल देखते हैं। अब हम ये 2 एग्जांपल और देखेंगे, NO3- का और HCF4 का। नाइट्रोजन इसमें सेंट्रल एटम है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। सराउंडिंग एटम है 3, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 5, एक ले लिया 6, 6 के साथ बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर बचा 0, तो हाइब्रिडाइजेशन आई इसकी sp2। HCF4 के केस में जेनॉन है सेंट्रल एटम, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। सराउंडिंग एटम है 4, लोन पेयर निकालना, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 8, 4 के साथ बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर लेंगे, आया 6। 6 मतलब sp3d2। ठीक, क्लियर। अब हम ये एग्जांपल और देखते हैं कुछ। पहला SF6 का लेंगे। सेंट्रल एटम सल्फर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 6, 6 ने 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर बचा 0, तो सराउंडिंग एटम 6, लोन पेयर 0, वैल्यू आई 6। हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसका sp3d2 32516। दूसरा एग्जाम्पल BrF5 का। सेंट्रल एटम Br, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते, बनाया बॉन्ड 5 के साथ, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर, तो सराउंडिंग एटम तो हो गए 5, लोन पेयर बचा 1, वैल्यू आई 6, तो sp3d2 की भी हाइब्रिडाइजेशन आई। अब HCF2 का देखना। HCF2 से Xc है सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इसकी सराउंडिंग एटम 2। अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 के साथ बॉन्ड बनाया, 6 अभी भी बचे, मतलब 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर बचे, तो वैल्यू आई 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आया इसका। अब हम ये केस देखेंगे, चौथा एग्जाम्पल BeCl2 का। Be की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 2, 2 क्लोरीन के साथ 2 ने बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर बचा 0, सराउंडिंग एटम 2, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp। sp का जो आपका शेप होता, उसका शेप होता है लीनियर।
अब हमारे पास ये फिफ्थ एग्जांपल आया ClF3 का। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सेंट्रल एटम है क्लोरीन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। सराउंडिंग एटम 3, 7 ने 3 के साथ बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली हैं। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका sp3d। ठीक, क्लियर। अब हम सारे हाइब्रिडाइजेशन की एक बार शेप बता देते हैं। जैसे sp का लीनियर होता, अब अगर आपसे कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आप सराउंडिंग एटम से और उसके लोन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन में शेप पूछेगा तो आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। जैसे sp की तो कोई दिक्कत नहीं, लीनियर शेप होता। sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर होता है जब लोन पेयर 0 हो। अगर लोन पेयर है तो बेंट स्ट्रक्चर होगा, बेंट मतलब वी शेप। sp3 में लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर तो पिरामिडल, 2 है तो बेंट शेप होगा। sp3d में लोन पेयर नहीं है तो स्क्वायर पिरामिडल, एक है तो सीसो शेप होगा, 2 है तो टी शेप और 3 तो लीनियर। अब इन दो के और देख लेते हैं sp3d2 और sp3d3 के। sp3d2 में अगर लोन पेयर 0 तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, लोन पेयर 1 तो स्क्वायर पिरामिडल, और अगर लोन पेयर 2 है तो स्क्वायर प्लेनर। sp3d3 में सिर्फ 2 केस होते हैं। अगर लोन पेयर 0 है तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, और लोन पेयर 1 है तो डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक।